और संगठन के माध्यम से पूरे देश को कैसे प्रभावित करता है। ये जो गांधी जी का गुण है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करना पसंद करूंगा बनस्पत की जो गांधी जी के साहित्य के बारे में प्रोफेसर साहब और सब बैठे हुए हैं। और मैं क्यों कहना चाहता हूँ समझ आता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम स्मरण करते हैं, पर 1952 से लगाकर अभी तक जो कुछ भी हमने गवर्नेंस के माध्यम से उपलब्धियां प्राप्त की, वो निश्चित तौर पर हमें गर्व करती है। आज दुनिया में भारत 1947 से आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी जो चीज़ एनविसेज की गई वो थी कि पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग विचारधारा के आधार पर अपनी नीतियाँ लोगों के बीच में प्रतिपादित करेगी, प्रभावित करेंगे, अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करेंगे और सत्ता में आएंगे और नीतियों को प्रतिपादित करके देश का निर्माण करने का काम करेंगे। और मोटे तौर पर संविधान जो है, उस संविधान के इतर कोई काम नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो गवर्नेंस करनी है उसमें सबसे बड़ा राइडर था कि हम संविधान के अंतर्गत रहकर नीतियाँ प्रतिपादित कर कर सत्ता में आएंगे। अब हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं पिछले 75 साल का, तो एक बहुत बड़ी कमी खामी जो नज़र आती है मुझे वो है कि पॉलिटिकल पार्टी वैचारिक आधार पर जब तक अपने कार्यकर्ता को तैयार नहीं करेगी, तब तक हम नीति बनाकर देश का निर्माण करेंगे, वो निर्माण स्थायी रूप से निर्माण नहीं होगा। और आज सबसे बड़ी चुनौती है, इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है, इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ें आप तो आरएसएस की स्थापना 1925 में हो गई थी। 1925 देश आज़ाद हुआ 1947। तो 1925 में भी एक वैचारिक विचार लेकर लोगों ने एक संगठन खड़ा किया था कि हम इस तरह का देश का निर्माण करना चाहते हैं। और 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, तब संसदीय लोकतंत्र हमने 1952 में स्टार्ट किया, हमने संविधान बनाया। तो 1947 के संविधान में, संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने इस देश की कल्पना की कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के नागरिक किस तरह के देश का निर्माण करेंगे, जिसमें इक्विटी होगी, जिसमें फ्रेटर्निटी होगी, जिसमें सामाजिक मूल्य होंगे। उस प्रेमबिल को ढंग से पढ़ें आप। उस तरह के भारत के निर्माण करने की हमारे मन में कल्पना है। ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया संविधान सभा में, जिन लोगों ने देश के निर्माण करने का काम किया। और एक संगठन जो 1925 से एक वैचारिक दृष्टि से कोई निर्माण करने की कल्पना लेकर चल रहा था, उस संगठन ने पहली बार अपना पॉलिटिकल विंग बनाया 1950 और 52 के बीच में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम गवर्नमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मंत्रिमंडल में सदस्य थे, कांग्रेस छोड़ी। और 1925 के संगठन की जो पॉलिटिकल विंग है वो 1950 में स्टार्ट हुई, 1952 के चुनाव के पहले। अब इस चीज़ को आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि किस वैचारिक लड़ाई से हम देश का निर्माण करना चाहते हैं और क्यों हम वैचारिक दृष्टि से उन लोगों को खड़ा करना चाहते हैं जो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। मैंने कहा कि महात्मा गांधी व्यक्ति अकेले थे, संगठन कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया, देश की आज़ादी के लक्ष्य लेके काम करने का काम किया और पूरे देश को प्रभावित किया उन्होंने कि हम किस तरह का देश का निर्माण करना चाहते हैं। अब 1952 के बाद जो संघर्ष वैचारिक दृष्टि से चला, उस वैचारिक दृष्टि के संगठन का आज कल्मिनेशन है। वर्ड इज कल्मिनेशन। 1925 एंड 2025, 100 ईयर्स, 100 साल तक जिन लोगों ने 1925 में विचार किया, वो उस जगह पहुंच गए जहां सत्ता में आकर चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम 1985 हमारा जो संगठन है, महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना, देश के नवनिर्माण में काम करना। 1952 में हम सत्ता में आए। 1952 से लगाकर आकर दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उससे प्रभावित होकर जो मिक्स इकोनॉमी बनाई, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से देश का निर्माण करने का काम किया। इसलिए हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कोई एक दिन का मुकाम नहीं है। ये मुकाम को पूरा करने के लिए आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी। हम आज कल्पना नहीं कर सकते कि 1947 में लिटरेसी रेट क्या थी। हम ये आज कल्पना नहीं कर सकते थे कि हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम 1952 से
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोगों ने देश का निर्माण करने का काम किया। और आज दुनिया इस बात को मानती है कि जो फार साइडेडनेस थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, उसने वो नीतियां बनाई जो नीतियां आज बताती है कि वही दुनिया में आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्रीज, इकोनॉमी का आधार उठा के देख लें। आज भी दुनिया में सबसे अच्छी जीडीपी जो है वो यूएसए की नहीं है, अमेरिका की नहीं है। कोरोना के बाद में जो देश में दुनिया में परिवर्तन आया उसमें आज भी इकोनॉमी जो आगे बढ़ रही है, ऑल कॉन्स्टेंट के बाद भी वो हिंदुस्तान की बढ़ रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आधार पर। प्लीज, गवर्नेंस करने के तरीके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, गवर्नेंस करने का तरीका कम्युनिस्ट सिस्टम भी है, गवर्नेंस करने का सिस्टम प्रेसिडेंट सिस्टम भी है। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ विविधता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धर्म जाति सब तरह की विविधता होने के बाद हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से देश का निर्माण करने का काम किया। इसलिए आज दुनिया में जो नीतियों का निर्माण करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो फाउंडेशन उन्होंने डाला, उस फाउंडेशन के कारण आज इतनी बड़ी इमारत हम हमारी खड़ी हो गई कि दुनिया में हम कह सकते हैं कि टॉक अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज, वी आर फार अहेड देन एनीबडी एल्स। यू टॉक अबाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारी वैज्ञानिक नीति हमने ऐसे बनाई कि हमारे पास परमाणु बम है और हमारे उसको हम उसको यूज करना चाहते हैं शांति के लिए। हम कल्पना कीजिए, हमने चंद्रमा में जाने का काम किया, हमने मंगल में जाने का काम किया। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके मन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जिस वैज्ञानिक दुनिया के सारे देशों के अलग अलग जगह की शिक्षाओं को लेकर आईआईटीज की स्थापना की गई। अलग अलग देश ने सपोर्ट किया आईआईटी की स्थापना करने के लिए। दिस वॉज द फार साइटेडनेस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कि आज दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद जो आईटी क्रांति हो रही है, उसके फ्रंट पर जो आदमी है वो हिंदुस्तान का वो गरीब पोटेंशियल योग्य व्यक्ति है, जिसने आईआईटी से एजुकेशन लेकर आज सिलिकॉन वैली में अपना काम किया। सारी आईटी में टॉप लीडरशिप जो है दुनिया की, उसको लीड करने का वाला कोई आदमी है तो हिंदुस्तान का वो बच्चा है जिसने आईआईटी की पढ़ाई करने का काम किया। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू आईआईटी की स्थापना ही नहीं करते तो वो बच्चा जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें है, वो आगे बढ़कर आज ये काम ही नहीं कर पाता था। टाटा बिरला के पास पैसा होने की कल्पना की जा सकती थी, पर आईआईटी के माध्यम से जिन लोगों ने ऐप्स बनाई और जो चीज़ बेच रहे हैं, कभी कल्पना ही नहीं कर सकते एक साधारण घर का आदमी इतना करोड़ रुपए का आदमी व्यवस्था बन सकता है, क्योंकि आईआईटी ने दुनिया में परिवर्तन करने का काम किया। और ये आईआईटी की स्थापना किया किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पूरे दुनिया को आगे बढ़ाने का काम किया। एनी वॉक ऑफ लाइफ यू टॉक, एक चीज हम जो नहीं कर पाए, जिसको करने के लिए कुमार प्रसाद जी, अशोक जी, गहलोत जी काम कर रहे हैं, वो है कि वैचारिक दृष्टि से हम कितने आदमी को खड़ा किया जो इस ओनरशिप को ले सके। जब तक वैचारिक आधार पर हम अपने आप को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हो सकते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? किस वैचारिक दृष्टि से हम समाज में काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्यों इस देश में जो विभिन्नता है, विषमता है, उसको खत्म करने का काम कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति महात्मा गांधी बनने से पहले जो दुनिया में उन्होंने अनुभव लिया, जो डिस्क्रिमिनेशन, जिस तरह की हालत देखी साउथ अफ्रीका में, उसके बाद उन्होंने दुनिया के उस अनुभव से इस देश को परिवर्तन करने का काम किया। क्या आप और हम नहीं कर सकते? क्या हम में इतनी क्षमता नहीं है? क्या हम महात्मा गांधी से प्रेरणा नहीं ले सकते? क्या नेतृत्व करने की जो हमारी क्षमता है, उस नेतृत्व करने की क्षमता में हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या महात्मा गांधी के सामने छुआछूत की समस्या नहीं थी? क्या गरीब अमीरी की समस्या नहीं थी? सब समस्याओं के बाद भी उन्होंने अपनी क्षमता के कारण, एक व्यक्ति ने लोगों को प्रभावित किया, संगठन के अंदर लोगों को खड़ा किया और उनसे संस्कारित लोगों ने देश का निर्माण करने का काम किया। इसलिए हम आज इस मुकाम पे पहुंचे। आज चुनौती बड़ी है, हम इस जगह तो पहुंच गए हैं। हम ये भी गर्व से कहते हैं कि फाउंडेशन हमने बनाई। हम यही गर्व से कहते हैं 1952 से हमारी नीतियों के कारण दुनिया में आगे बढ़ के काम कर पाए हैं। इस मुकाम पे आने के बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विचार से ज़्यादा जरूरी मत के आधार पर सत्ता में आना। आप विचार भी अच्छे हैं, लोगों को प्रभावित ही नहीं कर सकते, वोट भी नहीं ले सकते, सत्ता में नहीं आ सकते, तो कितना ही अच्छा विचार हो, उस विचार के आधार पर आप गवर्नेंस नहीं कर सकते। इसलिए मैं उन लोगों में जो मानते हैं कि
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैनॉट सस्टेन, द ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट सस्टेन जब तक उसके काम करने वाले कार्यकर्ता वैचारिक दृष्टि से मजबूत नहीं है। और वैचारिक दृष्टि से मजबूत होना आज बहुत जरूरी है। और यदि हम वैचारिक दृष्टि से कमजोर हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को नहीं कर सकते। आज एक बड़ा अंतर आया है 1952 से आज के साथ में, कि आज गवर्नमेंट के पास मनी ज़्यादा अवेलेबल है जो 1952 में नहीं थी। हम जब 1980 में एमएलए बने थे तब एनुअल बजट 3000 करोड़ का था। आज एनुअल बजट 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का है। यानी आप यू कांट इमेजिन कि भाई चीज़ें कैसे बदल रही है। उस चीज़ों में बदलने में सड़क बनाना, स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, पीने की पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, उसी पर हमारा पैसा खर्च हो रहा था। आज हमारे पास पैसा उपलब्ध है, हम व्यक्तिगत लोगों को टारगेट करके उनको बेनिफिशियरीज करने का काम कर रहे हैं, जो आज से पहले संभव नहीं था। कभी किसने कल्पना की थी कि बुजुर्ग आदमी उसको पेंशन मिलने का काम करेगा? क्या किसी ने कल्पना की कि किसी घर में बाल बच्चा होगा तो उसे मदद करने की सरकार काम करेगी? क्या किसी ने कल्पना की कि किसी के मकान नहीं तो उसको मकान बनाने की सरकार हमारी सहायता देगी? यानी व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को कंसंट्रेट करने के लिए जो समय उपलब्ध नहीं, जो साधन उपलब्ध नहीं थे, संसाधन उपलब्ध नहीं थे, आज उपलब्ध है। जब आज उपलब्ध है तो क्या हमारी कमी है कि हम इंडिविजुअल बेनिफिशरीज के सिलेक्शन को प्रभावित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते। इसलिए बार बार मैं कहता हूं पहले डेमोक्रेसी को समझो। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है वो है पॉलिटिकल एजुकेशन। हमने लोगों को समझाया ही नहीं कि इस देश में क्यों वार्ड पंच का चुनाव होता है, क्यों सरपंच का चुनाव होता है, क्यों प्रधान का चुनाव होता है। हमने समझाया ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट क्या है, सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है, विधानसभा और एमएलए किन चीज़ों पर नियम और कानून बना सकते हैं। हमने समझाया नहीं कि एक पार्लियामेंट मेंबर कौन से सब्जेक्ट पर का नियम और कानून बना सकता है। हमने समझाया नहीं कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कौन से विषय हैं जिन विषयों पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है। हमने समझाया नहीं कि सेंट्रल लॉ भी बन जाएगा उन सब्जेक्ट पर तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर सकती। जब हम पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं देते लोगों से, मेरा 40 साल का अनुभव है, मैं एसी में एमएलए बन गया था। आज 43 ईयर्स के बाद भी मैं किसी गांव में जाता हूं तो गांव में वही एक एप्लीकेशन लिख के आदमी खड़ा होता है, गरीब आदमी के, जो अनपढ़ आदमी उसे कागज लिख के खड़ा कर देता है। सीसी सड़क नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, रोड नहीं है। अब मुझे समझाओ कि भाई आज वोट देने के लिए मैं सड़क बना दूंगा,